रखा और खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है भगवान मेरे माता पिता के रूप में। नमस्कार, मैं अधिवक्ता सोनाली भट्टाचार्य जी आज फिर से आप सबके सक्षम उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। शीर्षक से तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस विषय में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे माता पिता के भरण पोषण संबंधित कानूनों के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे वरिष्ठ नागरिकों को कानून में किस प्रकार की सहायता दी गई है। MWPSC 2007 क्या थी, MWPSC 2007 में 2019 में जो संशोधन किए गए हैं उस विषय में, विभिन्न धर्मों में माता पिता के भरण पोषण संबंधी क्या क्या विषय कहे गए हैं उसका विश्लेषण भी आज हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत पुत्र तथा पुत्री दोनों को भरण पोषण संबंधित कानूनों में दायित्व जो है वो समान दिया गया है। यानी इस प्रकार पुत्र तथा पुत्री का यह वैधिक दायित्व बनता है, यानी लीगल ड्यूटी बनता है कि वह अपने माता पिता का भरण पोषण करे। यहाँ माता से संबंध यानी संतानहीन सौतेली माता को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार सौतेले पुत्र या पुत्री का यह दायित्व बनता है कि वे अपने निसंतान सौतेली माता का रखरखाव करें। धारा 20 के तहत माता पिता के भरण पोषण के दायित्व को उनके पुत्र और पुत्री को सौंपा गया है। इस धारा ने पुत्र और पुत्री के दायित्व के बीच किसी प्रकार का अंतर नहीं किया है। यदि हम बात करें हिंदू धर्म में, जो कि मिताक्षरा के अंतर्गत चलती है, हिंदू धर्म के अंतर्गत प्रत्येक हिंदू अपने वृद्ध माता पिता और अपने अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री और अपनी पत्नी, चाहे कि वो वैध हो या अवैध हो, भरण पोषण के लिए बाध्य होगा। साथ ही साथ भरण पोषण के अधिकार उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो कि आपसे संबंधित है जन्म से और जिससे आपने संपत्ति अर्जित किया है, माने जिनकी आप संपत्ति को सक्सीड करते हैं उनके। यानी एक हिंदू जो अपने माता पिता के भरण पोषण का दायित्व उठाएगा और साथ ही साथ उनका भी दायित्व उठाएगा जिनका कि वो संपत्ति का सक्सेसर होगा। अब आते हैं मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ जो कि एक पर्सनल लॉ है, उसमें क्या कहा गया है भरण पोषण संबंध में। मुस्लिम कानून जिसे हम नकफ जिसे भरण पोषण को नफक कहा जाता है, उसके अंतर्गत पुत्र या पुत्री दोनों अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए समान रूप से उत्तरदायी होंगे, लेकिन इसमें भरण पोषण सिर्फ जरूरतमंद माता पिता को ही दिया जाएगा। बेटे और बेटी इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं किया जाएगा। इस दायित्व के संबंध में पुत्र और पुत्री जो है वो सामान्य, जिनकी स्थिति सामान्य है, वो अपने माता पिता का भरण पोषण उठाएंगे। या जो ऐसे बच्चे हैं जो मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं और एक ऐसा बच्चा है जो सामान्य स्थिति से गुजर रहा है, तो जो सामान्य स्थिति से गुजर रहा होगा वो बच्चा अपने माता पिता का भरण पोषण उठाने का उत्तरदायित्व लेगा। यदि कोई बच्चा अपने माता पिता में से केवल एक का पालन कर सकता है या एक का भरण पोषण कर सकता है, तो इस स्थिति में माता को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इतना अशिया और शिया कानून के तहत बच्चा माता पिता के बीच जिस राशि का बंटवारा करेगा वो दोनों माता या पिता में बराबर का होगा। यदि बच्चे माता पिता को अलग से किसी प्रकार की राशि देने में असमर्थ हैं, तो फिर वो अपने माता पिता को अपने साथ रखने में बाध्य होंगे। ईसाई और पारसियों में इस तरह की कोई पर्सनल लॉ की व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें यदि माता पिता को मेंटेनेंस चाहिए तो वो CRPC यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत इसकी मांग कर सकते हैं। यदि किसी मजिस्ट्रेट ने भरण पोषण के लिए किसी बच्चे या फिर दत्तक या फिर संपत्ति होल्डर को आदेश दिया है और वो उस आदेश का पालन नहीं कर रहा है, तो IPC उसके ऊपर IPC की प्रकरण चलाई जाएगी। ऐसे तो IPC में किसी प्रकार का इसमें दंड निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसमें प्रावधान है कि 1 महीने की मासिक जेल या फिर जब तक कि वो भरण पोषण ना देता हो तब तक की सजा मजिस्ट्रेट उसे दे सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास अपने माता पिता के पालन देखभाल करने के पर्याप्त कारण है, तो प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश उसे माता पिता को
मासिक भत्ता देने के लिए कह सकता है। ये भत्ता क्या होगा, ये मजिस्ट्रेट निर्धारित करेंगे। भरण पोषण में अन्न, वस्त्र एवं निवास के साथ साथ व्यक्ति के जीवन स्तर और सुख सुविधा को भी रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा और कल्याण और संरक्षण देने के लिए माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के लिए कल्याण एक्ट 2007 को लागू किया गया। इस अधिनियम के लिए एक अलग से न्यायाधिकरण की व्यवस्था की, जो कि इसकी विशेषता थी। ये जो न्यायाधिकरण है वो विशेष रूप से बुजुर्गों की शिकायतों पर कार्य करने वाला होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों का हिस्सा 8.6 था। 2050 तक यह दर 21% बढ़ सकती है। वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा और कल्याण और संरक्षण को मद्देनजर रखते हुए 2007 में इस बिल को लागू किया गया। इस एक्ट में बच्चों को से अपेक्षा की गई कि वे अपने माता पिता का भरण पोषण और मेंटेनेंस दें, और साथ ही साथ सरकार से यह आग्रह किया गया और सरकार से यह उम्मीद लगाई गई कि सरकार नागरिकों को मेडिकल सहायता सुनिश्चित करे। साथ ही साथ दवाइयों में मेडिकल सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इन्हें भारी छूट से नवाजा जाए। साथ ही साथ रेलवे में इनको कम टिकट की जो भाड़ा है उसे कम किया जाए। इनके लिए शेल्टर्स होम बनाए जाएं, इनके लिए ओल्ड एज होम्स की व्यवस्था की जाए, हॉस्पिटल्स में इनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाए। इस तरह की स्कीम्स सरकार को दी गई और सरकार से अपेक्षा की गई कि वो इनके लिए कार्य किए। लेकिन 2019 में इसमें संशोधन किया गया। MWPC का फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता दूं। M यानी मेंटेनेंस, W यानी वेलफेयर, P यानी पेरेंट्स, S यानी सीनियर सिटीजन्स और C यानी सीनियर सिटीजन। 2007 यानी मैं इसका फुल फॉर्म आपको एक बार बोल देती हूँ। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन 2007। इस पे 2019 में संशोधन किया गया। ये संशोधन में मुख्य प्रस्ताव जो था और मुख्य बदलाव यह किया गया कि इसमें जो बच्चों की परिभाषा है उसमें विस्तार किया गया। पहले बच्चों की परिभाषा में सिर्फ जैविक बच्चे जिन्हें आपने पैदा किया है उन्हें, और जिन्हें आपने पाला पोसा है जैसे कि दत्तक या अडॉप्टेड चाइल्ड, उनको रखा गया था। लेकिन 2019 में इसमें संशोधन करके 2A को धारा 2A को जोड़ा गया, जिसमें की परिभाषा को बढ़ाते हुए संबंधों को विस्तृत श्रृंखला में लाया गया। इसमें दामाद, बहू, पोता, पोती, साथ ही साथ नाबालिग बच्चों के कानूनी अभिभावक को भी शामिल किया गया। यानी अब जो आपका संपत्ति होल्डर भी होगा, यानी जो आपका सक्सीडर होगा, चाहे वो आपका पोता हो, चाहे वो आपकी पोती हो, चाहे वो आपकी बहू हो, या आपका बेटा हो, या आपका दामाद हो, जो भी आपकी संपत्ति में हिस्सा लेगा, आप उनसे अपने भरण पोषण की मांग कर सकते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत। अब आते हैं ट्रिब्यूनल द्वारा प्रावधान बनाया गया कि रखरखाव की राशि को 10,000 प्रति माह मासिक भत्ते के रूप में दिया जाए। बुजुर्गों की जरूरत और जीवन यापन की प्रचलित लागतों के अनुसार इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। एक्ट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह प्रावधान है कि वे भरण पोषण ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपील कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे जो कि भरण पोषण ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं है, वो भी इसके लिए अपील कर सकते हैं। बिल में प्रावधान है कि अगर बच्चे या संबंधी भरण पोषण के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो ट्रिब्यूनल देय राशि की वसूली के लिए वारंट जारी कर सकता है। साथ ही साथ यह जुर्माना ना भरने पर 1 माह तक की, या जब तक जुर्माना ना दे तब तक, या जब तक वो उस राशि की भुगतान ना करे जो कि मेंटेनेंस के लिए तय की गई है, तब तक उसको सजा दी जा सकती है। बिल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निजी होम केयर और होम टेकर सेवा प्रदान करने वाले संस्थानों को रेगुलेशन का प्रावधान है। होम केयर या सेवाओं में बहुत सारे काम आते हैं, जिसमें कुकिंग आता है, जिसमें साफ सफाई आती है। इसे भी लेकर IVF ड्रग्स, जिसमें IVF ड्रग का अर्थ है ऐसे ड्रग्स जो कि इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं, दवाइयाँ होते हैं जिनका भुगतान करना बहुत आवश्यक है, वो सभी आते हैं।
यह अस्पष्ट है कि किन गतिविधियों को होम केयर में सेवा में वर्गीकृत किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होम केयर सर्विसेज में आती हैं। तो उन सब में किसको निर्धारित किया जाए या वर्गीकृत किया जाए, इसे पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता। तो ये समय समय की बात पर निर्भर करेगा, और ये निर्भर करेगा कि बुजुर्ग किस तरह की मांग इसमें रखते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह विशेष पुलिस इकाई की स्थापना की जाएगी, जो इस इकाई का प्रमुख पुलिस उप अधीक्षक या उप पद अधिकारी होगा, जो कि अगर बुजुर्गों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा हो या फिर किसी प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहे हो, या तो उनके भरण पोषण संबंधी किसी प्रकार का विशेष उनके साथ उनका उल्लंघन हो रहा हो, तो वो इसके लिए कार्यरत होगी। और जिस प्रकार से बुजुर्गों के साथ अपमानित व्यवहार हो रहा है, इसके लिए भी ये पुलिस कार्रवाई करेगी। इसमें विशेष व्यवस्था है कि ये मजिस्ट्रेट के पास इसका कंप्लेंट तुरंत किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर बुजुर्गों को रिलीफ देने की बात कही गई है। यदि किसी प्रकार की समस्याएं बुजुर्गों को होती है, तो ये सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि पुलिस अधीक्षक तुरंत जाकर उसकी उस समस्या को हल करे। उम्मीद करती हूँ मेरा बताया गया जो मैंने अधिनियम के बारे में आपको जानकारी दी है वो आपके लिए ज़रूरी है। एक बुज़ुर्ग महिला या फिर बुज़ुर्ग पुरुष जो कि इन समस्याओं से गुज़र रहे हों, उनके लिए आप ज़रूर खड़े हों, उनके लिए आप कदम आगे बढ़ाएं। अगर आपके आसपास इस तरह की व्यवहार, बुज़ुर्गों के साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार हो रहा हो, तो उसके लिए आप ज़रूर खड़े हो, क्योंकि आज वो जिस स्थिति में है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम भी उस स्थिति में जाएंगे या उस स्थिति से गुजरेंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि आज हम जो किसी के साथ कर रहे हैं वो कभी कोई हमारे साथ करेगा। तो ये जो भरण पोषण का अधिनियम है, ये इसीलिए लाया गया है कि इनकी स्थिति को सम्मानित बनाया जाए, उनको एक क्या कहूँ, एक प्रोटेक्शन दिया जाए। आज ये बुज़ुर्ग अपने बच्चों से भी प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं, उनको ये प्रोटेक्शन मिले। उनके बच्चों से ये उम्मीद की जाए कि वो अपने माता पिता की देख रेख करें,